यह कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह इंसान अपनी ही लालसाओं और वासनाओं का कैदी बन जाता है। अपनी सहज, व्यंग्यात्मक और सरल शैली में मानव मन के उस पक्ष को प्रस्तुत करते हैं जहां इच्छाएं इंसान पर हावी होकर उसकी जिंदगी को उलझा देती है। भारतीय अंग्रेजी साहित्य के मशहूर कथाकार R.K. नारायण की रचना इच्छा से गुलाम। घर में कोई भी उसका नाम नहीं जानता था। कोई यह भी नहीं सोच सकता था कि आया के अलावा भी उसका कोई और नाम है। बच्चों में कोई भी यह नहीं जानता था कि परिवार में वह कब आई थी। जब वह आई थी तब सबसे बड़ा बच्चा 6 महीने का था। अब वह 17 साल का था और कॉलेज में पढ़ता था। उसके बाद 5 बच्चे थे। सबसे छोटा 4 साल का था। हर बच्चे के साथ आया फिर अपना बचपन शुरू कर लेती थी। उनके साथ तब तक उनकी उम्र की बराबरी करती जब तक वे बड़े होकर आगे न बढ़ जाते और उसे पीछे छोड़ देते। फिर वह नए बच्चे के साथ उसकी उम्र पर वापस आ जाती और उसके साथ आगे बढ़ने लगती। कहा जा सकता है कि जिस उम्र तक वह आगे जा सकती थी वह 6 वर्ष थी। अगर वह इस सीमा को तोड़ती तो बड़ी परेशानी पैदा कर सकती थी। उदाहरण के लिए वह नौकरों को दुनिया में, जिनमें एक रसोइया, एक माली, एक उसका सहायक, 2 नौकर और एक नौकरानी थे, बहुत अजीब महसूस करती। उनकी बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थीं और जो भी बातें वे करते सब अपनी मालकिन को जाकर बता देती थी। माली को एक दफ़ा मालिक के बारे में उसने जो राय व्यक्त की थी उसके कारण नौकरी से हाथ धोने की नौबत आ गई थी, क्योंकि आया ने यह बात जाकर मालकिन को बता दी थी। नौकरों की दुनिया में उसे कोई पसंद नहीं करता था। वह वक्त का भी हिसाब रखती थी और कोई देर से आता तो उसकी नज़र से बच नहीं सकता था। जब कभी वह किसी को देर से आते देखती तो इतनी ज़ोर से चीखती कि मालकिन को सुनाई पड़ जाता और उस पर जुर्माना टुक जाता। यह काम उसने खुद ही अपना लिया था और वह घर पर बच्चों को पढ़ाने आने वाले मास्टर पर भी नज़र रखती। वह हर सवेरे आता और बच्चों को गणित और अंग्रेज़ी पढ़ाता था। आया मास्टर जब तक पढ़ाता उसके इर्द गिर्द घूमती रहती, क्योंकि उसे डर लगता था कि वह बच्चों से मार पीट न करे। सब टीचर उसे दुश्मन लगते थे और स्कूल जेलें लगती थीं। उसका विश्वास था कि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजकर अच्छा नहीं करते। उसे याद था कि कैसे उसके 2 बच्चे, जो अब बाबा बन चुके थे, जब स्कूल से घर आते तो उससे एक दवा खरीदने के लिए 3 पैसे मांगते। यह मलहम वह अपने बदन पर लगाते जिससे उनकी खाल अगले दिन बेंत खाने के लिए तैयार हो जाए। वे कहते थे कि स्कूल का इंस्पेक्टर ही बच्चों को यह मलहम लगाने की सलाह देते थे और यह एक तरह से पढ़ाई का ही हिस्सा था। 1-2 दफ़ा उसने पूछा भी था, तुम वहाँ बेंत खाने के लिए खड़े क्यों हो जाते हो? तो कि हमें यह करना पड़ता है, लड़कों ने जवाब दिया था। यह हमारी पढ़ाई का हिस्सा है। शायद टीचरों को तब तक उनकी तनख्वाह नहीं मिलती जब तक वे हर रोज़ बच्चों को कई बेंत मार ना लें। बुढ़िया को अध्यापकों के बारे में इससे ज़्यादा जानने का मौका ही नहीं मिला था, इसलिए वह ट्यूटर के पढ़ाते वक्त पूरी निगरानी रखती थी। अगर वह ज़रा ज़ोर से भी बोलता तो वह एकदम कहती, इन फूल से बच्चों पर कोई ज़्यादती मत करना, ये आम बच्चे नहीं हैं, डिक्स हैं। इनके साथ अगर कुछ करोगे तो मालिक तुम्हें जेल पहुंचा देंगे, समझ लेना। उसने जो काम खुद अपने सिर पर उठा रखे थे उनमें से एक ये था कि नानबाई का लड़का लॉन पर साइकिल न चलाए, अखबार वाला नर्सरी में अखबार न फेंके, दोपहर को नौकर सोने न चले जाएं। वह मेहमानों की देखभाल भी करती थी, उनके कपड़ों को उठाती धरती और जब धोबी आता उन्हें धोने के लिए पकड़ा देती। और इस सब के अलावा जब घर के सब लोग बाहर चले जाते तो दरवाजे पर ताला लगाकर सामने पहरेदार की तरह बैठी रहती। ये सब उसके मुख्य काम नहीं थे। जिस काम के लिए उसे 2 दफ़ा रोज़ खाना, 15 रुपये महीना और साल भर में 3 साड़ियाँ मिलती थीं, इसमें वह दिन भर 12 घंटे व्यस्त रहती थी। सवेरे 6 बजे राधा, सबसे छोटी बच्ची, ऊपर के सोने वाले कमरे से चिल्लाती, आया। और आया सब काम छोड़कर बड़ी तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर भागती, क्योंकि जब तक वह पहुँच न जाती राधा की पुकार बंद नहीं होती थी। और जब आया उसकी चारपाई पर पहुँचकर मसहरी खोलती, वह पूछती, राधा कहाँ थी अब तक? बिटिया यहीं तो थी तुम्हारे पास, सारी रात तुम मेरे पास ही थी। हाँ और क्या, तुम सो रही थी या बैठी थी? अरे मेरी राधा बिटिया, सो रही हो तो मैं कैसे सो सकती हूँ?
मैं चाकू हाथ में लिए बैठी रही। अगर कोई बुरा आदमी आता तो मैं उसकी गर्दन काट लेती। चाकू दिखाओ, कहाँ है? उसे तो मैं नीचे रखाई हूँ, मुझे वह चाकू ज़रूर दिखाना। अरे बच्चे, चाकू थोड़े ही देखते हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी, इतनी लंबी कि अलमारी का ताला छू सकी, तब देखना चाकू। तुम कितनी बड़ी होना चाहोगी? इतनी कि अलमारी तक पहुँच सकूँ, तब मैं खुद बिस्कुट ले सकूँगी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम सवेरे देर तक सोती रहोगी तो लंबी नहीं होगी। जल्दी उठो, हाथ मुंह धोकर दूध पियो, तो देखना कितनी जल्दी बड़ी होती हो। 3 दिन पहले तुम बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे बुलाए बिना तुम जग कर तैयार हो गई थी। दूध का गिलास पीकर वह बगीचे में दौड़ जाती और आया से कहती, अब ट्रेन ट्रेन खेलें। राधा एक गुड़िया और 3 पहिए की गाड़ी निकालती। राधा गुड़िया को छाती से लगाए गाड़ी पर बैठती और आया बिल्कुल दोहरी होकर पीछे से गाड़ी धकेलती। अब गाड़ी ही ट्रेन बन जाती। फूलों के गमले स्टेशन होते और गोलाकार फार्म हाउस बंगलोर शहर हो जाता। आया इंजन ड्राइवर का काम करती, गुड़िया राधा का रोल अदा करती और राधा कभी उसकी माँ बनती, कभी गार्ड बनकर ट्रेन को चलने या रुकने का हुक्म देती। आया कभी कभी रुककर थैली में से तंबाकू निकालती और उसकी एक चुटकी मुंह में डालती, तो राधा पूछती, ट्रेन क्यों रुक गई? इसका पेंच ढीला हो गया है, मैं उसे कस रही हूँ। तुम कुछ खा रही हो, लेकिन यह तंबाकू नहीं है, सिर दर्द की दवा है। मैंने स्टेशन से इसे खरीदा है। वहाँ दवा की दुकान है? हाँ है। यह कहकर वह फूलों की झाड़ी की ओर इशारा करती। राधा झाड़ी को देखकर कहती, डॉक्टर साहब, आया को सिर दर्द की अच्छी दवा देना, उसे बहुत तकलीफ हो रही है। बंगलोर पहुंचकर ट्रेन देर तक रुकती। वहां आया को थोड़ी देर रेत पर लेटकर आराम करने के लिए कहकर राधा गुड़िया गोद में लेकर शहर घूमने निकल जाती। खेल तब तक चलता रहता जब तक राधा की माँ नहाने के लिए उसे आवाज़ न देती। इसके बाद आया एकाध घंटे की छुट्टी पा जाती। दोपहर को वह नर्सरी में ढेर सारे खिलौनों के बीच बैठती। छोटे छोटे हाथी, घोड़ों, घुड़े घुड़ियों और खाने पकाने के छोटे छोटे बर्तनों के बीच वह इन सब से बहुत ज़्यादा बड़ी उसके 1 गज दूर राधा, दोनों के अलग अलग अपने घर थे, जिनमें वे अपना खाना पकाती, पूजा करती, एक दूसरे से गपशप करती। राधा के लिए खट से उठकर उसके घर पहुंच जाना आसान होता, लेकिन उसे उठने बैठने में तकलीफ होती थी, इसीलिए उसका सामने ज़रा सा झुक जाना ही राधा के घर आना मान लिया जाता। घंटे भर यह खेल खेलने के बाद आया थक जाती और कहती, राधा रात हो गई, अब सो जाना चाहिए, सवेरे भी तो जल्दी उठना है। रात हो गई? हो गई, मैंने तो घंटों पहले रोशनी जला दी थी। ये कहकर आया किसी चीज़ की ओर इशारा करती जिसे लैंप मान लिया जाता। गुड नाइट आया, अब तुम भी सो जाओ। राधा थोड़ी सी जगह साफ करके वहीं लेट जाती। तुम सो गई आया, तुम सचमुच में मत सो जाना, खेल की तरह सोना। वह हर 5 मिनट में यह कहती, लेकिन राधा एकदम सो जाती। 4 बजे फिर आया का काम शुरू हो जाता। राधा रात को 8 बजे तक उसे दौड़ाती रहती। इसके बाद उसे सुला दिया जाता। बिस्तर पर लेटकर वह कहानियाँ सुनती। आया ज़मीन पर बैठकर उसे बंदर की कहानी सुनाती, जो सफ़ेद खड़िया के बोरे में लोट पीट कर राजकुमार बन गया और एक राजकुमारी से शादी कर ली। फिर किसी ने उसके बदन पर पानी उड़ेल दिया, जिससे उसकी सफ़ेदी धुल गई और असलियत निकल आई। तब उसे निकाल दिया गया। इसके बाद किसी धोबी को उस पर दया हुई, तो उसने उसे नहला धुला कर, रंग पोत कर और बढ़िया स्त्री करके फिर राजकुमार बना दिया और राजकुमारी फिर उसके साथ रहने लगी। जब कहानी ख़त्म हो गई, राधा ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रही, कुछ खेलें। इस पर आया ने कहा, अब मैं बूढ़े को बुलाती हूँ। बूढ़े के नाम का एकदम असर होता, जो हमेशा से बच्चों पर होता आया है। वह घर के मैदान में कुत्ते के लिए बने घर में रहता माना गया है। वह हमेशा आया को आवाज़ लगाता रहता है और दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुस आता है और उसे उठा ले जाता है। आया हमेशा खड़े शब्दों में उसकी बात करती थी, मैं पीट पीट कर उसका भुर्ता बना दूंगी। बड़ा खरसनाक है बंदर की तरह, मुझे बिल्कुल चैन नहीं लेने देता। तुम सोओगी नहीं तो मैं कैसे उसे भगाऊंगी। 3 महीने में एक दिन आया अपने बालों में तेल डालती, कंघी करती, साफ़ सुथरी साड़ी पहनती, सबको नमस्कार करती और सायदा पेट जाती। यहाँ उसका घर था।
इतनी दूर उसके घर होने का सबूत हर महीने के पहले हफ्ते में मिलता, जब दो गुंडेनुमा आदमी बंगले के पीछे खाली पड़े मैदान में उससे मिलने आते। इन्हें आया सायदा पेट के डाकू कहती थी। उसकी मालकिन कभी कभी पूछती, तुम इन्हें बढ़ावा क्यों देती हो? क्या करूं मालकिन, यह इन्हें 9 महीने पेट में रखने की सज़ा भुगत रही हूँ। हर महीने की अपनी तनख्वाह वह दोनों में बांट देती थी। वह इतनी बूढ़ी, बीमार और लाचार हो चली थी कि लोग ताज्जुब करते कि वह कैसे बसों में चढ़ती उतरती है और कैसे घूम फिर कर वापस चली आती है। लेकिन शाम को ही वह वापस भी आ जाती और राधा के लिए गुप्त रूप से पिपरामिंट की गोलियों की एक पुड़िया लाती थी। गुप्त रूप से इसीलिए क्योंकि उसे अक्सर हिदायत दी जाती थी कि बच्चों को कोई गंदी सड़ी खाने की चीज़ न दी जाए। एक दिन वह सायदा पेट गई, लेकिन शाम को वापस नहीं लौटी। राधा छज्जे पर खड़ी उसका इंतज़ार करती रही। दूसरे दिन भी वह नहीं लौटी। राधा ने रोना शुरू किया। माँ और घर के अन्य लोग भी बहुत परेशान हुए। कहने लगे, वह कहीं गिरा पड़ी है, मर गई है और मर गई है। हाँ माँ, बहुत बेवकूफ़ है ना। ताज्जुब यही है कि इससे पहले यह क्यों नहीं हुआ, या उसने अचानक लंबी छुट्टी करने का इरादा कर लिया होगा। उसे निकाल देंगे, उसके बिना भी काम चलता रहेगा। पुराने नौकर अपने को बहुत ज़्यादा समझने लग जाते हैं, उन्हें सबक सिखाया ही जाना चाहिए। 3 दिन बाद आया घर की मालकिन के सामने आकर खड़ी हो गई और नमस्कार किया। मालकिन उसे देखकर आधी खुश और आधी नाराज़ होने लगी। अब तुम्हें फिर कभी छुट्टी नहीं मिलेगी, या तुम हमेशा के लिए चली जाओ। तुम वक्त पर क्यों नहीं लौटी? आया जोर से हंसने लगी। उसका काला चेहरा लाल पड़ गया और आंखों में चमक आ गई। बेवकूफ़, हंस क्यों रही है? ऐसी क्या बात हुई? आया ने चेहरा साड़ी से ढक लिया और कहने लगी, वह आ गया है। यह कहकर वह फिर खिलखिलाने लगी। कौन आ गया है? मेरा बूढ़ा। यह शब्द सुनते ही राधा ने, जो आकर उससे लिपट गई थी, उसे छोड़ दिया और डर कर रसोई में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अरे कौन बूढ़ा? मालकिन ने फिर पूछा। मैं उसका नाम नहीं ले सकती, आया ने शर्माते हुए कहा। तेरा पति? हाँ, यह कहकर आया कसमसाई। वह चाहता है कि मैं उसकी देखभाल करूं और पकाकर खिलाऊं। जब मैं घर गई तो वहीं था, इस तरह बैठा था जैसे कभी घर छोड़कर गया ही ना हो। पहले तो मालकिन, मैं एकदम डर गई। वह बाहर बगीचे में बैठा है। मालकिन, आप उससे बात नहीं करेंगी? मालकिन उठकर बाहर गई। देखा कि रास्ते पर एक काफ़ी बूढ़ा आदमी खड़ा है। मालकिन को सलाम कर बेवकूफ़ की तरह आंखें मत मिचमिचा, आया ने डपट कर कहा। बूढ़े ने हाथ उठाकर सलाम किया और कहा, मुझे थामी चाहिए। आया को नाम से पुकारना सबको अजीब सा लगा। अब मैं बूढ़ा हुआ, वह मेरे लिए पकाएगी, उससे जाने दें। तुम जाना चाहती हो आया? आया ने चेहरा घुमा लिया और फिर हंसने लगी। बहुत साल पहले चला गया था, लंका के चाय बागानों में काम करता रहा। क्या पता था वह लौट आएगा। सरकार ने उसे वापस भेज दिया। अब उसकी देखभाल कौन करेगा? कुछ आधा घंटे बाद वह घर से बाहर आई। पति गुलाम की तरह उसे ले जा रहा था। उसने सबसे बड़ी हार्दिकता से विदा ली, लेकिन राधा रसोई से बाहर नहीं आई। आया रसोई के पास आकर उससे बाहर आने की मिन्नत करने लगी। राधा ने पूछा, क्या बूढ़ा तुम्हें लिए जा रहा है? हाँ बिटिया, बुरा आदमी है वह। कुत्ते का घर किसने खोला? किसी ने नहीं, उसने तोड़ डाला। वह क्या चाहता है? मुझे ले जाना चाहता है। जब तक वह चला नहीं जाता मैं बाहर नहीं निकलूंगी। तुम जाओ, उसके आने से पहले चली जाओ। आया आधे घंटे तक राधा के बाहर निकलने का इंतज़ार करती रही, फिर चली गई। तो आपने सुनी आर के नारायण की कहानी, इच्छा से गुलाम। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इच्छाएं हमें आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाती है, और यदि उन पर काबू न रखा जाए तो वे हमें अपने ही जाल में बांधकर गुलाम भी बना देती हैं।